हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि शुक्र जनन की प्रक्रिया में क्या क्या होता है। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया शुरू होती है हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस यहाँ पर गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ कराता है, जो कि जीटीएच गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला जिसका नाम है गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, और फिर पिट्यूटरी ने रिलीज़ किया गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा है। तो पहला होता है एलएच, दूसरा होता है एफएसएच। एलएच यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एलएच जो होता है अंतराली कोशिकाओं के लिए प्रेरित करता है, और एफएसएच जो होता है वो सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करता है। और इससे जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, जब अंतराली कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन का स्राव होने लगता है तो और शुक्र निर्माण की प्रक्रिया होने लगती है, तो टेस्टोस्टेरोन जाकर के हाइपोथैलेमस को नेगेटिव इम्पैक्ट देता है कि अब शुक्र जनन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करना या स्रावित करना बंद कर दीजिए। और इधर से जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं ये भी एक प्रकार का संदमक रिलीज़ करती है, जो हाइपोथैलेमस में जा कर के रोकता है गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन का। अन्यथा क्या होगा, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होता रहेगा और जीटीएच बढ़ता रहेगा और बहुत अधिक मात्रा में स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए इनका रुकना भी ज़रूरी है। अब सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं, सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं वो शुक्राणु को परिपक्वन के लिए और उसमें एक तरीके से ब्लड और स्पर्म के बीच में बैरियर देने का भी काम करती हैं। ठीक है, ब्लड जो है वो जिस जगह पर फ्लो कर रहा है उस जगह तक स्पर्म का सिक्रीशन ना हो, ये भी सर्टोली कोशिकाओं के हाथ में होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मुलेरियन डक्ट एंड वॉल्फेरिन डक्ट। तो मुलेरियन और वॉल्फियन डक्ट क्या होती हैं, तो देखिए मेल में जो मुलेरियन डक्ट और वॉल्फियन डक्ट होती है, वो मुलेरियन डक्ट जो है वो अपशिष्ट की तरह काम करती है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन का अभाव होने की वजह से, क्योंकि अब भाई मेल बॉडी है तो फीमेल हार्मोन कहाँ से मिलेगा इसको, तो ये इस तरीके से जो मुलेरियन डक्ट है ये काम करना बंद कर देती है। यानी होते महिला पुरुष दोनों के शरीर में मुलेरियन और वॉल्फियन दोनों डक्ट होती है, बट मुलेरियन डक्ट जो होती है वो एस्ट्रोजन के अभाव में कार्य नहीं कर पाती। ठीक है, अब दूसरी डक्ट है वुल्फियन डक्ट। ये टेस्टोस्टेरोन और एबी के प्रभाव से विकसित हो जाती है, जिससे कि सहायक नलिकाओं का विकास हो जाता है। इसे वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडिमस और वास डिफरेंशिया विकसित होते हैं वुल्फियन डक्ट से। नेक्स्ट है कि वुल्फियन डक्ट जो होती है महिलाओं में ये अपशिष्ट की तरह कार्य करती है भाई, क्योंकि उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं मिला तो वुल्फियन डक्ट का निर्माण नहीं हो पाया, इसलिए एबीपी इसमें एब्सेंट हो जाता है। दूसरा है मुलेरियन डक्ट, जो है महिलाओं में वो डेवलप होकर के कार्य करने लगती है। नहीं, आपको याद रखना है मुलेरियन डक्ट महिलाओं में है और वुल्फियन डक्ट पुरुषों में है, और दोनों एक दूसरे, इसके अतिरिक्त मुलेरियन डक्ट पुरुषों में कैसी हो गई हैं, अपशिष्ट के रूप में हो गई हैं, और इसी तरीके से वुल्फियन डक्ट महिलाओं में अपशिष्ट के रूप में हो गई है। अब क्या करती है मुलेरियन डक्ट, तो ये सहायक जननांग जैसे कि फ्लोपियन ट्यूब बनाती हैं, यूट्रस बनाती है, सर्विक्स बनाती है, वजाइना बनाती है। यानी ओवरी के अतिरिक्त शेष भाग जो है किसके द्वारा बनाया जाता है, मुलेरियन डक्ट के द्वारा, फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना। जबकि वुल्फियन डक्ट जो है पुरुषों में क्या क्या बनाती है, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडिमस और वास डिफरेंशिया। अब देखते हैं सीएनएस किस तरीके से कार्य करता है। तो ये कार्य करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एएनएस पे। तो आप जानते हो कि अनैच्छिक या स्वायत्त तंत्र का तंत्र हमारा एएनएस प्रकार का होता है। इसके दो भाग है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक हमने पढ़ा था कि ये सुख का साथी होता है, और पैरासिम्पैथेटिक सुख का साथी है, और सिंपैथेटिक दुख का साथी, यानी कि अनुकंपी दुख के समय एक्टिव होता है, जिसके अंतर्गत तीन भाग आते हैं, एपिडिडिमस, वास डिफरेंस और स्मूथ मसल्स आती हैं। वहीं परानुकंपी के साथ में स्टिमुलेशन टू लोकल टिश्यू ऑफ पेनिस, ये क्या करता है कि जो पेनिस के ऊतक हैं उनको जाकर के स्टिमुलेट कराने का काम करता है, जिससे नो सिक्रीशन फॉर्म होता है, कोई स्राव नहीं होता। लोकल टिश्यू जो है वहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पर आपके चिकनी पेशी प्रसारक होते हैं। एनओ एक प्रकार की नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए यहाँ पर उपयोग की गई है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन फॉर्म होता है लोकल टिश्यू में, जिससे कि चिकनी पेशी जो है, स्मूथ मसल जो है वो फैल जाती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इम्पल्स के कारण अधिवृषण, वास डिफरेंस और स्मूथ मसल में संकुचन होने पर वीर का स्खलन हो जाता है तथा पेनिस का आकार छोटा होता है। मतलब जब उसके अंदर से स्पर्म का जो पार्ट है या जो सीमन है वो जब निकल जाएगा तो उसका आकार पुनः छोटा हो जाएगा, पहले उसमें प्रसार हुआ था। नेक्स्ट है वास इफ्रेंशिया या शुक्रवाहिनिकाएं। तो इसमें इनकी संख्या कितनी होती है? 15 से 20 पतली नलिकाएं होती है जो वृषण जालक से शुक्राणु को एपिडिडिमस में पहुंचाती हैं। एपिडिडिमस क्या होता है? ये अधिवृषण का पार्ट है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ये अत्यंत कुंडलित भाग होता है, हम लोगों ने डायग्राम में देखा भी था। इसके प्रमुख 3 भाग होते हैं, कॉपुट, कार्पस एंड कॉर्डा। कॉर्डा सबसे नीचे का भाग होता है जो पुच्छ भाग है और वास डिफरेंस में खुलता है। कार्पस बीच का मध्य भाग है और कॉपुट सर्वाधिक कुंडलित भाग है। कार्य क्या क्या होते हैं इसके? तो विकसित शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, अधिवृषण शुक्राणुओं को कुछ समय के लिए संग्रहित करता है, फेगोसाइटोसिस विधि से कमजोर शुक्राणुओं का हनन भी कर लेता है और संक्रमणकारी कोशिकाएं भी इस तरीके से नष्ट हो जाती हैं। फिर आती है वास डिफरेंस शुक्रवाहिका। ये लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। कॉर्डा एपिडिडमस से उद्भव तथा एजैकुलेटरी डक्ट तक विस्तारित होती है, यानी बहुत लंबी फैली रहती है शुक्रवाहिका। मुख्य कार्य क्या होते हैं? एपिडिडमस से शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाती है। एजैकुलेटरी डक्ट जो होती है इसका कार्य क्या होता है? कॉपुलेशन के समय जो एजैकुलेशन हो रहा है उसमें सहायता करती है। ये यूरेथ्रा फाइनल पार्ट लास्ट का है। ये जो यूरोजेनाइटल ऑर्गन है, यानी यूरिन के बाहर निकालने के लिए भी ये कार्य करती है पुरुषों में, और इसके अतिरिक्त स्पर्म या सीमन को पचाने में भी कार्य करती है। तो मेल में 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, फीमेल में मूत्रत्याग फीमेल में 4 सेंटीमीटर का होता है, मेल में 20 सेंटीमीटर का होता है। तो मूत्रत्याग और इजैकुलेशन के लिए सेम स्थान वहाँ पर पाया जाता है। 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इसमें पाया जाता है और 1 सेंटीमीटर की मेम्ब्रेनस भाग जो है वो सेकंड पार्ट में होता है। और फाइनल जो है ये जो थर्ड पार्ट है जिसे पीनाइल कहते हैं, जो कि महिलाओं में अनुपस्थित होता है। 15 से 17 सेंटीमीटर का भाग होता है, पुरुषों में ही केवल पाया जाएगा। अभी एक्सटर्नल जेनाइटल बाह्य जननांग, तो इसमें आप सबसे पहले पढ़ते हैं वृषणकोश। पेनिस जो होती है ये बेलनाकार पेशी संरचना है, सिलेंड्रिकल एरेक्टाइल टिश्यू है, अत्यधिक ब्लड वेसल्स इसमें पाई जाती हैं और ये अनैच्छिक चिकनी आरेखित पेशी है। औसत लंबाई इसकी कितनी होती है? तो इरेक्ट होने पर 4.5 से लेकर के 4.7 से लेकर के 5.2 इंचेस तक के बढ़ सकता है और फ्लैसिड कंडीशन में 3 से 3.7 इंच का रहता है। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है जिसका उपयोग फैसिलिटेट फॉर इंसीमिनेशन, यानी कि एक प्रकार का एजैकुलेशन, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्मूथ मसल होती है, चिकनी पेशी होती है, यानी कि रैच्छिक रूप से कार्य करता है। 2 प्रकार के ऊतक यहाँ पर होते हैं, कार्पोरा कावरेनोसा और कार्पोरा स्पॉन्जीनियस। तो इस तरीके से अगर इसकी हम काट देखते हैं या इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे ऊपर डोर्सल भाग में डोर्सल आर्टरी देखने को मिलती है, नीचे की डोर्सल वेन्स देखने को मिलती है और नर्व्स की ओपनिंग देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, रक्तवाहिकाएं। नेक्स्ट एजैकुलेटरी टिश्यू होते हैं जिनके जरिए एजैकुलेशन किया जाता है। कार्पोरा कैवर्नोसा यहाँ पर उपस्थित होता है। यहीं पर क्योंकि यूरिथ्रल ओपनिंग भी पाई जाती है। फिर इसके बाहर जो कवरिंग होती है उसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। एक प्रकार का रेक्टाइल टिश्यू कार्पोरा स्पॉन्जिनियम यहाँ पर उपस्थित होता है। कार्पोरा कार्विनोसा और कार्पोरा स्पॉन्जिनियम में क्या डिफरेंस है? ये कार्पोरा कैवर्नोसा संख्या में 2 होते हैं, जबकि कार्पोरा स्पॉन्जिनियम ये सिंगल होता है। एक डोर्सल साइड में उपस्थित है और दूसरा जो है वेंट्रल साइड में उपस्थित है। डोर्सल में कैवर्नोसा है, स्पॉन्जिनियम वेंट्रल साइड में। इस कैवर्नोसा में रक्त नलिकाएं पाई जाएंगी, लेकिन दूसरी ओर रक्त नलिकाएं उसमें यूरेथ्रा पाया जाएगा, यानी कि जिस मार्ग से मूत्र का त्याग किया जाएगा वो मार्ग पाया जाएगा। और इसमें रक्त भर जाए तो फिर इसका साइज बढ़ जाता है और इसके कारण ही इस शिशन मुंड का निर्माण होता है स्पॉन्जिनियम के कारण। अब देखते हैं एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से। तो सबसे पहले है सेमाइनल वेसिकल, ये शुक्राशय, इसकी संख्या 2 होती है, यानी एक जोड़ी। तो इस सीमन का लगभग 60 से 65% भाग शुक्राशय से स्रावित होता है। इसकी प्रकृति हल्की क्षारीय 7.4 से 7.7 तक होती है। घटक क्या क्या होते हैं इसमें? फ्रक्टोज इस प्रकार की शुगर है जो कि फीमेल बॉडी में अनुपस्थित होती है। तो अब मादा जननांगों में इसकी उपस्थिति नर के साथ मैथुन की पुष्टि करती है। फिर नेक्स्ट है क्लोटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजन प्रोटीन उपस्थित होता है, शुक्राणु को स्कंदित करके रखती है ताकि शुक्राणु की ऊर्जा का ह्रास
नहीं हो। ये कहाँ पाया जाता है? सेमाइनल वेसिकल या फिर शुक्राशय में। इसका रंग हल्का पीला, श्यान द्रव, गाढ़ा द्रव होता है और यहाँ पर एक लोकल हार्मोन निकलता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिस। नेक्स्ट, प्रोस्टाग्लैंडिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हमें चोट लगती है तब भी एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम भी क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिस, जो धीरे धीरे हम REWBC को आगे जाके प्रेरित करता है। पेन रिसेप्टर की तरह भी कार्य कराता है और मास्टर सेल को WBC एक्टिवेट कराने के लिए कहता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? संख्या में एक होती है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे पाई जाती है। संख्या में एक है। पाली इसमें लॉब्स जो होती हैं 5 होती हैं। इन्हें ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की संख्या दी गई है, क्योंकि प्रोस्टेट का स्राव होता है, प्रोस्टेट सिक्रीशन यहीं से होता है। 20 से 25% भाग ऑफ सीमन यहीं से बनता है। ये अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि शुक्राशय से निकलने वाली जो प्रकृति थी उसकी क्षारीय थी। यहाँ पे क्या है? 6.4 से 6.7 है और यहाँ पर मिल्की कलर जो है या दूधिया रंग जो है देखने को मिलता है। इसका घटक जो है सिट्रिक एसिड होता है, इसीलिए ये कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। कैल्शियम और फॉस्फेट आयन शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करते हैं। डी क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ से निकल रहा था? सेमाइनल वेसिकल्स से, ठीक है। और यहाँ पर डी क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसका नाम है फाइब्रेनोलाइसिन। नेक्स्ट है कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड की जो संख्या होती है वो भी एक जोड़ी होती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे होती है। रंगहीन पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ, हल्का क्षारीय होता है। ये सीमेन का 5 to 10% भाग बनाती है। एजैकुलेशन से पहले यूरेथ्रा पीएच को शुक्राणु के लिए अनुकूलित करता है तथा स्नेहक पदार्थ का स्राव करता है। सीमन जो होता है इसकी pH 7.4 से 7.7 होती है। मात्रा इसकी 2 से 3 मीटर ml 2 से 3 ml या मिलीलीटर स्रावित होती है, जो एक बार में स्रावित होगी। हल्का पीला या दूधिया रंग इसका होगा। शुक्राणु प्लस सेमाइनल प्लाज्मा प्लस शुक्राशय स्राव प्लस प्रोस्टेट प्लस काउपर्स, ये सब मिलकर के सीमन बनता है। इसमें स्पर्म भी हैं। स्पर्म कितने होते हैं? 30 से 40 करोड़, 300 से 400 मिलियन। सेमाइनल प्लाज्मा यानी शुक्राशय से जो निकलने वाला स्राव है, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स सबसे निकलने वाला कुल मिलाकर के कहलाता है। एक शुक्राणु को बनने में कितना समय लगता है? तो सबसे पहले आता है एजोस्पर्मिया, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ, बिल्कुल भी स्पर्म नहीं है। फिर आता है एस्थेनोजोस्पर्मिया, तो लो मोटेलिटी, हल्की हल्की मोटेलिटी अगर स्पर्म की है तो उस घटना को हम क्या कह रहे हैं? एस्थेनोजोस्पर्मिया। और वीर में अगर 2 करोड़ से कम स्पर्म है तो इसको कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। और ट्रेटोजोस्पर्मिया, शुक्राणु आकार में विकृत हैं। ये 3-4 जो घटनाएं हैं इनके कारण ही क्या होता है? जो समय होता है, मतलब सॉरी, जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है वो इन 4 घटनाओं की वजह से भी हो सकती है। एक है एजोस्पर्मिया, जिसमें बिल्कुल भी स्पर्म सीमेन में बन ही नहीं रहे। एस्थेनोजोस्पर्मिया, जहाँ पर लो मोटेलिटी है यानी कि स्पर्म गति नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे हैं। ओलिगोस्पर्मिया में संख्या कम हो गई है और ट्रेटोजोस्पर्मिया में आकार में विकार आ गया है। तो ये था नर जनन तंत्र। अब हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।